हेलो दोस्तों, मैं देविका आपका फिर से स्वागत करती हूँ आपके चैनल हिस्ट्री वैली पे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे उच्चपुरा पाषाण काल के बारे में। तो उच्चपुरा पाषाण काल में प्रतिनूतन काल समाप्त हो गया था। जैसे प्रतिनूतन काल प्लास्टोसीन युग को कहा जाता है, ये समय समाप्त हो नहीं गया था, मतलब समाप्ति की ओर बढ़ गया था। इसके बाद जो मध्य पाषाण काल आएगा उसमें होलोसीन युग शुरू हो जाएगा। इस युग में जलवायु गर्म होने के कारण जो धरती अभी बर्फ़ से जमी हुई है वो पिघलने लगती है। अब पिघलने लगती है तो धीरे धीरे उसमें सियाँ ये सब बनने लगते हैं। यही आगे चल कर के आप देखोगे मध्य पाषाण काल में जब होलोसीन युग आता है तो तरह तरह के पेड़ पौधे निकलते हैं, तरह तरह के नए जानवर आते हैं। तो उस समय युग काफ़ी बदल चुका रहेगा। तो ये वही जो पाँच स्टेज इसमें बटा था ना हिम युग, तो ये आखिरी स्टेज चल रहा है। इस संस्कृति के अवशेष हमको बहुत कम मिलते हैं। शुरुआत में तो एस डी संकालिया की एक पुस्तक है प्री हिस्ट्री एंड प्रोटो हिस्ट्री इन इंडिया एंड पाकिस्तान, उसमें तो उन्होंने उच्चपुरा पाषाण शब्द का ही प्रयोग नहीं किया, क्योंकि उस समय तक जब इन्होंने बुक लिखी थी उस समय तक कोई अवशेष ही भारत में नहीं मिला था, और यहाँ तक कि विश्व में भी इसके अवशेष बहुत कम इस काल के मिलते हैं। लेकिन कुछ समय बाद यहाँ पे यूपी में हमको बेलन घाटी है, इलाहाबाद में देवघाट, बेलन घाटी में हमको यहाँ से अवशेष प्राप्त होता है, सबसे पहला अवशेष। फिर उसके बाद हमको महाराष्ट्र के इनाम गांव से हमको मिलता है। तो अगर आता है कि उच्चपुरा पाषाण का सबसे पहला अवशेष कहाँ से प्राप्त हुआ, ये क्वेश्चन अगर आया तो आप बताओगे बेलन घाटी से, ठीक है। और बेलन घाटी इसके अलावा निम्न पूरा पाषाण काल से संबंधित 44 स्थल यहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो ये स्थल बेलन घाटी बहुत इंपॉर्टेंट है। और वैसे भी इसके अलावा उच्च पूरा पाषाण काल, निम्न पूरा पाषाण काल तो है ही, इसके अलावा मध्य पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल जो आएगा आगे, मध्य पाषाण और नव पाषाण, उसका तो ये पूरा स्टोन एज का जितना है सारा अवशेष हमको यहाँ से प्राप्त होता है। तो ये स्थल बेलन घाटी और इनाम गांव बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से प्राप्त जो अध्ययन पुरातात्विदों ने किया है उसको माइक्रोवियर विधि कहा गया है। अब यहाँ से प्राप्त औजार कैसे थे, तो जैसे मध्यपुरा पाषाण काल तक औजार थोड़ा सा चिकने हो गए थे। तो इस समय जो औजार हैं, ब्लेड इस समय का मुख्य औजार है, तो वो पतला, लंबा, तिकोना, मैं आगे फ़ोटो दिखाऊंगी कि किस तरह के थे, लंबे लंबे खूब चिकने पत्थरों का यूज़ होने लगा है, मतलब बहुत आसानी से चीर फाड़ की जा सकती थी। तो इस समय तक उच्चपुरा पाषाण काल में काफ़ी बदलाव आ चुका है। ये देखिए आप लोग, ऐसे काफ़ी बदलाव आ चुका है इस समय तक। इस संस्कृति का अन्य नाम है श्रेष्ठ पाषाण काल, मिग्देलियन संस्कृति, प्लेट प्रधान उच्चपुरा पाषाण काल। प्लेट प्रधान क्यों? क्योंकि इस काल में हमको जो औजार सबसे ज़्यादा मिलता है वो हमको ब्लेड मिलता है। इसके पहले मध्यपुरा में जो हमको सबसे ज़्यादा मिला है वो है स्क्रेपर, और उसके पहले जो हमें निम्न पूरा पाषाण काल में मिला है वो है पेबुल संस्कृति, क्योंकि हमको उत्तर भारत में जो मिलता है वो पेबुल के जो पत्थर के औजार थे वो हमको मिलते हैं, और वहीं दक्षिण भारत में जो हमको मिलता है वहाँ से हमको क्लीवर और हैंडेक्स मिलता है, ठीक है। और उच्च पूर्व पाषाण काल जैसे इसको कहते हैं वो तो है ही है नाम। अब भारत में इसका क्षेत्र कहाँ कहाँ तक फैला था, तो आंध्र प्रदेश है, वहाँ पे बिलासुर गांव है, नालागुंडलू, रेणुगुंटा गुफा, बाटम चेरला, वेमुला, येरेगोंडा पालेम, कुर्नूल की गुफा, मुच्चतला, चिंतामनगामी, ये सारे जो स्थल हैं हमको आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश से हमको बहुत सारे इस समय के और स्टोन एज के बहुत सारे स्थल हमको प्राप्त होते हैं। अब मध्य प्रदेश में हमको भीमबेटका, जोगदहा, बाबुरी, बाघौर, रामपुर इस यहाँ से मिलता है। उत्तर प्रदेश में बेलन घाटी, और सोनभद्र जनपद में सोन घाटी से हमको अवशेष मिलते हैं। बिहार के पैसरा से, झारखंड से सिंहभूमि दमिन क्षेत्र, और महाराष्ट्र से पटने और बदने नाम की जगह है, इनाम गांव, यहाँ से हमको अवशेष मिलते हैं। ये सबसे पहले हमको बेलन घाटी से मिला है, उसके बाद फिर ये सब मिलने शुरू हो रहे हैं, ठीक है। तो बेलन घाटी याद रखिएगा, सबसे पहले जो हमको अवशेष मिलता है वो बेलन घाटी से मिलता है। कर्नाटका में गुलबर्गा जनपद में सोलापुर दोआब है, वहाँ से हमको यहाँ के अवशेष मिलते हैं। राजस्थान के बूढ़ा पुष्कर से, गुजरात के विसादी से, और त्रिपुरा मतलब पूर्व भारत में जो है ना, पूर्वी भारत में, वहाँ से हमको अवशेष बिल्कुल नहीं मिलते, क्योंकि इस संस्कृति का स्टोन एज के बहुत कम उधर से मिलते हैं। लेकिन त्रिपुरा एक ऐसी जगह है जहाँ पे एक अपवाद स्वरूप कह सकते हैं, यहाँ से हमको आहोरा खोआई घाटी से अवशेष मिलता है, ठीक। तो ये भारत का प्रसार क्षेत्र था। अब इस काल में उपकरण क्या क्या प्रयोग होते थे, तो इस काल का मुख्य उपकरण जैसे मैंने बताया कि ब्लेड था। बहुप्रयोजनीय उपकरण थे, मतलब एक ही औजार से वो कई काम कर सकते थे। और विशेषीकरण पे बहुत बल दिया गया है, मतलब कि अगर हमको चीरने का काम करना है तो कोई बहुत चिकना सा पत्थर बहुत ज़्यादा शार्प होगा, उसका प्रयोग हम सिर्फ उसी के लिए करेंगे। तो विशेषीकरण पर बहुत बल दिया गया है यहाँ पे। और जो उपकरण थे उसमें थे बेधनी,
दक्षिणी बेधनी ब्लेड को कहते थे, दक्षिणी बेरिन है, पॉइंट है, छोटे छोटे स्क्रेपर हैं, बेबुल के उपकरण हैं। मतलब जो उपकरण चले आ रहे थे वो समाप्त नहीं हुए हैं, वो भी मिले हैं, लेकिन जो अधिकता जिसकी अधिक मतलब ज़्यादातर जिसका यूज़ होने लगा है उसके नाम से वहाँ की संस्कृति हो गई है। ठीक, तो जो अभी तक यूज़ हो रहा था वो नहीं है कि वो समाप्त हो गया, वो भी चल रहा है, लेकिन ब्लेड और दक्षिणी यहाँ पे ज़्यादा यूज़ हो रहा है, तो इसलिए इसको ब्लेड संस्कृति कहते हैं। और ये जो उपकरण हैं वो लंबे होते थे, पतले होते थे, उनका आकार ओवल होता था, जैसे एक शेप का होता है, एक जैसा मतलब अंडा होता है ना उस तरह का, ट्रेंगल आकार में मिलते हैं, ल्यूनेट। और जो पत्थर का बनता था, मतलब कि कोर पत्थर से भी ये सारे उपकरण बनते थे, और फलक यानी जो पत्थर के बीच का भाग था उससे भी ये सारे उपकरण बन रहे हैं। और जो पत्थर तोड़ते समय जो निकल के जाता है, जो मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि जो पत्थर तोड़ो तो साइड साइड के जो निकलते हैं पार्ट, उसके भी उपकरण हमको मिलते हैं, जिसको फलक बोलते हैं। ठीक है, और जानवरों की सींग से भी हमको मिलता है, हड्डी से भी मिलते हैं उपकरण। जानवरों की सींग में हो गया, जैसे हिरण की सींग हो गई, हाथी दांत हो गया, हड्डी हो गई, तो ये सारे उपकरण बनने लगे थे। अभी तक हम देखते हैं कि सिर्फ पत्थर का यूज़ हो रहा था, लेकिन अब धीरे धीरे देखो यहाँ पे हड्डी, हाथी दांत के से अगर तो काफ़ी कुछ बदलाव यहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है उपकरण के मामले में। अभी बहुत ज़्यादा जीवन स्तर में कोई सुधार नहीं आया है, लेकिन उपकरण और उससे निम्न पूरा पाषाण काल से काफ़ी कुछ सुधार आ गया है। ये देखिए, ये जैसे ये ब्लेड है ना, ये ऐसे ब्लेड, ये देखो चारों तरफ से नुकीले होते थे, पतले, ये ऐसे होते थे। ये बोरी जी जिसको दक्षिणी बोलते हैं, ये से नुकीला सा होता था, स्क्रेपर छोटे छोटे। तो ये सारे उपकरण हमको उच्च पुरा पाषाण काल से मिले हैं। तो ये सारे जो उपकरण दिख रहा है ना, ये सारे उपकरण हमको उच्च पुरा पाषाण काल से मिलते हैं। अब इस समय की विशेषता क्या थी, संस्कृति क्या था, विश्व में इसका कहाँ कहाँ क्षेत्र था। तो इसकी विशेषता सबसे बड़ी यही थी कि चकमक उद्योग की स्थापना हो चुकी थी। चकमक उद्योग क्या था, मतलब जो पत्थरों को चिकना करता था, यानी कि उसको और चिकनाई, मतलब जब चिकना रहेगा तो जब जानवरों को मारा जाएगा तो आसानी से घुस जाएगा उस पर, उसको मारने में सहायता मिलेगी, है ना। तो चिकनाई से यही सही रहेगा, जानवरों को मारने में सहायता मिलती थी। और जो सबसे बड़ा यहाँ पे हमको मिलता है, पदार्पण हो रहा है प्रज्ञामानव का, होमो सैपियंस, जो हमारे पूर्वज थे। ठीक है, तो अभी तक होमो इरेक्टस था, उसके बाद निएंडरस्थल आया, उसके बाद भी अभी एक नया खोज हुआ है। 2021 में ही अप्रैल में एक न्यूज़ आई थी कि होमो ली नाम का, मतलब होमो सैपियंस और निएंडरस्थल के बीच का एक नरकंकाल मिला है। तो उसका टाइम एज जो मिल रहा है ना, टाइम पीरियड, हमको निएंडरस्थल और होमो सैपियंस के बीच का मिल रहा है। लेकिन अभी ये करंट में है, तो बुक में तो लिखा आया नहीं है, लेकिन आगे फ्यूचर में आपको उसको भी पढ़ने को मिलेगा। तो यहाँ पे हमको होमो सैपियंस का पदार्पण देखने को मिल रहा है। चकमक उद्योग की स्थापना, मतलब उद्योग किसको कहते हैं, जहाँ पे बहुत ढेर मात्रा में हमको अवशेष औजारों के मिल जाए। तो अब आप ही सोचो कि एक जगह पे इतनी सारी संख्या में औजार कोई क्यों रखेगा। इसीलिए या तो वहाँ पे काम हो रहा होगा, या तो कोई बहुत बड़ी युद्ध की रणनीति हो रही है तो यहाँ पे इकट्ठा। तो उस समय कोई युद्ध की रणनीति तो बना नहीं रहा था, वो ऐसा कोई हो ही नहीं था। तो वहाँ पे अब एक ही संभावना बचती है कि वहाँ उद्योग जैसा, मतलब औजार बनाने का काम होता था, यानी कि पत्थर को घिस करके उसको अच्छे से बनाने का। तो दो ये चीज़ हो रही है। अग्नि के बारे में जानकारी निम्न पाषाण वालों को भी थी, अग्नि के प्रयोग के बारे में मध्य पूरा पाषाण वालों को थी, लेकिन कई तरह से अग्नि का प्रयोग जिसको कहते हैं वो उच्च पुरा पाषाण काल वाले लोगों ने करना सीख लिया था। अपने मृतकों को ये दफनाने लगे थे। ठीक है, मानव सभ्यता में बहुत बड़ा विकास और बहुत बड़ी घटना मानी जाती है कि उन्होंने दफनाना, क्योंकि दफनाने से हम उसमें दफनाने के साथ साथ कई सारी चीज़ें मिलती हैं। तो ये एक तरह की ये भी धार्मिक वो पता चलता है कि वो इसके अलावा, मतलब इस धरती के अलावा वो कहीं किसी और सत्ता पर भी विश्वास करने लगे थे, परलोक में आस्था करने लगे थे। इसलिए दफनाने की प्रथा बहुत बड़ी उल्लेखनीय घटना मानी जाती है और लोग धार्मिक विश्वास और चिंतन करने लगे थे, जैसे क्योंकि दफनाने की प्रथा शुरू हो गई थी, इसी से पता चल रहा है। और इसके अवशेष हमको जो मिलते हैं विश्व में, वो फ्रांस में मिलता है, यूक्रेनिया में मिलता है, अफ्रीका में मिलता है, आदि ऐसे कई सारे यूरोपीय देश हैं, वहाँ से हमको स्थल मिलते हैं इस काल के। ठीक है, अब मानव का विकास कई स्टेजेस में हुआ है। तो अब जैसे होमो इरेक्टस मानो, जिससे जहाँ से थोड़ा उसके पहले तो एस्ट्रोलोपिथेकस था, लेकिन होमो इरेक्टस से सबसे सही से मानते हैं क्योंकि उसने पत्थर का उपकरण बनाना सीख लिया था इसलिए। और उसकी उत्पत्ति हुई है 30 से 40 लाख साल पहले, 30 से 40 लाख BC वर्ष पूर्व। तो इसलिए उसको मानते हैं। और होमो इरेक्टस अकेले, मतलब ऐसा नहीं है कि होमो इरेक्टस खत्म हो गया फिर निएंडरस्थल आ गया, फिर निएंडरस्थल चला गया तो होमो सैपियंस, ऐसा नहीं है। होमो इरेक्टस में ही कभी कभी जैसे कोई जीन्स में कुछ हो गया होगा, कुछ ऐसा हुआ तो एक नया प्रजाति ही बन गया। तो ऐसा था कि मतलब होमो इरेक्टस ही धीरे धीरे विकसित हुआ है। पुरातन मेधावी मानो, मतलब कि कारीगर मानो जो वो था, फिर वही धीरे धीरे विकसित होता है या एक नई प्रजाति बनती है निएंडरस्थल,
जो परिवार समूह बनाकर रहता है, और उसके बाद होमो सैपियंस और निएंडरस्थल, ये दो प्रजातियों के उससे हमको होमो सैपियंस सैपियंस का पदार्पण देखने को मिलता है। तो ये 3 अवस्थाओं से गुजरकर मानव विकास हो रहा है, ठीक है। और इस समय जो होमो सैपियंस मानव है, होमो सैपियंस सैपियंस सॉरी 2 बार सैपियंस है, ठीक है। तो होमो सैपियंस मानव जो है वो प्रकृति पर ही निर्भर था। ऐसा कुछ नहीं है कि वो बहुत बड़ी कोई उल्लेखनीय, लेकिन हाँ, पहले से जितने जो मानव थे उनसे काफ़ी सही था, क्योंकि इसके बुद्धि का विकास काफ़ी ज़्यादा हो गया था। इसका जो कपाल था, जो मस्तिष्क है, आज के मानव से बहुत मतलब सेम ही था। और कंदमूल खाते थे, शिकार करते थे, वैसे ही गुफा में रहते थे, तो इसमें कोई बदलाव नहीं आया है। लेकिन हाँ, बौद्धिक क्षमता मतलब जो उनकी कपाल जो खोपड़ी थी उसमें काफ़ी विकास हो गया है। निएंडरस्थल में जैसे आपने देखा कि होमो इरेक्टस से ज़्यादा था, अब होमो इरेक्टस से ज़्यादा निएंडरस्थल के बाद होमो सैपियंस का सबसे ज़्यादा। होमो सैपियंस का कपाल यानी मस्तिष्क खोपड़ी वैसी ही थी जैसे आज के मानव की है, इसीलिए हम इसको अपना पूर्वज कहते हैं। अब इनके सबसे बड़ी इनका चित्रकला में बहुत रुचि थी। हमको बहुत सारे ऐसे हमको अवशेष मिलते हैं जिससे ये पता चलता है कि ये मानव चित्रकला में रुचि रखने लगा था, यानी सौंदर्य के प्रति जागरूकता उनमें बढ़ने लगी थी। जैसे महाराष्ट्र के पटने, मेहता खेड़ी, राजस्थान के चंदेसाल, मध्य प्रदेश के रामनगर से ये शुतुरमुर्ग के अंडों पर चित्रकारी हमको देखने को मिलती है। और 1860 में यूपी के बांदा जिले में केन नदी पर हमको शुतुरमुर्ग के अंडों के खोल से बने मनके प्राप्त होते हैं। मनके क्या होता है? जो माला होती है ना, माला की गुड़िया, उसको मनके कहा जाता है। तो यानी कि शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है, अंडा बहुत बड़े बड़े होते हैं, उसके जो खोल होता है, खोल ऊपर की परत ना, उसके मनके हमको प्राप्त होते हैं। और पटना से हमको प्राप्त होता है मनके का केंद्र, यानी बहुत सारा यहाँ पे हमको जो ये माला है अंडे की खोल की बहुत सारी प्राप्त होती है। और भीमबेटका से बहुत ज़्यादा, मध्य प्रदेश में है भीमबेटका, वहाँ से हमको बहुत ज़्यादा मिलता है मनके बनाने का केंद्र, ठीक। गुहावास में कलात्मक चित्रण हमको देखने मिलता है, ठीक। गुफाओं में जहाँ वो रहते थे वहाँ से हमको कलात्मक चित्रण देखने को मिलता है। मिट्टी से बनी मूर्ति का निर्माण बहुत बड़ा चित्रकला, वो मूर्तिकला में वो दिखाता है, क्योंकि किसी भी तरह का शेप बनाया जाए पत्थर में या फिर हड्डी में, किसी भी चीज़ में शेप बनाया जाए, जहाँ पर किसी पत्थर को तराशा जाएगा वहाँ से ही मूर्तिकला या कला का जन्म हो जाता है। तो गुहावास में हमको जो गुफाओं में रहते थे वहाँ से कलात्मक चित्र मिले हैं। वहाँ के कलात्मक चित्र कैसे थे? भित्ति चित्र थे, यानी कि हाथ की उंगलियों का चित्रण, हाथ रख करके उसके ऊपर ऐसे चित्रकारी करना, जैसे कॉपी में रख करके बच्चे करते हैं ना, उसके ऊपर पेन चलाते हैं हाथ के ऊपर, वैसे बनाते हैं अपने हाथ। उसी तरह से हमको भित्ति चित्र में हाथ की उंगलियों के चित्रण, बेल बूटे जैसे रंगीन चित्रकारी मिलते हैं। मैंने निम्न पूरा पाषाण काल का जब वीडियो में बताया है कि हरा, लाल और कत्थई रंग का वो प्रयोग करते थे, ठीक है। ये तीन कलर का प्रयोग करते थे वो अपने उसमें। इस काल का मानव जो था ना, वो पत्थर तराशी तथा नक्काशी में रुचि लेने लगा था। पत्थर तराशी, नक्काशी, आप देख ही रहे हो कि हड्डी से बनी मूर्ति जो हमको मिलती है, ये क्या है? ये तराशना ही तो हुआ। इसी तरह से पत्थर में भी हमको नक्काशी देखने को मिली है। तो कुल मिलाकर बात ये है कि होमो सैपियंस मानव सौंदर्य के प्रति काफ़ी जागरूक हो चुका था, और वो ये समझने लगा था कि ये चीज़ अच्छी लग रही है, ये इसको पहनना चाहिए, ये श्रृंगार करना चाहिए, ये सारी चीज़ों से वो परिचित हो चुका था। अब हमको जो साक्ष्य प्राप्त मिले हुए हैं वो है हड्डियों से बने उपकरण। हमको कर्नूल से, आंध्र प्रदेश में है कर्नूल, मुच्चतला चिंतामनुगामी, यहाँ से हमें हड्डियों के बने उपकरण बहुत सारे मिले हैं। मुच्चतला चिंतामनुगामी से ही सर्वाधिक मात्रा में ब्यूरिन मिला है, यानी तक्षणी मिली है, ब्लेड नहीं मिला है, तक्षणी मिली है। ब्यूरिन नामक जो उपकरण, जो दूसरा उपकरण जो बहुत महत्वपूर्ण है इस काल का, वो हमको बहुत संख्या में यहाँ पे मिलता है कर्नूल में ही है मुच्चतला चिंतामनुगामी। बेलन घाटी के लोहदा नामक क्षेत्र से दुनिया की सबसे प्राचीनतम अस्थि निर्मित स्त्री की मूर्ति मिली है। और कुछ लोग, जैसे कुछ पुरातत्वविद हैं, वो मानते हैं कि ये मूर्ति नहीं है, ये एक भाला का प्रकार है, लेकिन ज़्यादातर जो पुरातत्वविद हैं और इतिहासकार हैं वो इसको अस्थि निर्मित स्त्री का ही रूप मानते हैं, ठीक है। और इससे बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, इसको दिमाग में बिठा लेना, एकदम अच्छे से इसको फिट कर लो, इससे बहुत बार क्वेश्चन आया है। और प्रथम उच्च पुरा पाषाण संस्कृति के जो साक्ष्य मिले हैं वो भी हमको ये बेलन घाटी से मिलता है। आंध्र प्रदेश में ही कुर्नूल जनपद से रॉबर्ट ब्रूस फूट जो थे, उनको इस काल के उपकरण बहुत सारे मिले हैं, ठीक। और ये लोग जो हैं नरबली, मानव कृतियाँ, जानवरों के दांत में छेद करके जिसका प्रयोग आभूषण के रूप में करते थे, ये सारे चीज़ ये मानव करने लगे थे, ठीक है। वीडियो बताना कैसा लगा, और अच्छा लगा हो, टॉपिक सही लग रहा हो कि सही डायरेक्शन पे चल रहा है, तो फिर यार फॉलो करो ना, सब्सक्राइब करो ना चैनल, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से चैनल सब्सक्राइब करवाओ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सब लोग अपना ख्याल रखिए और कमेंट करके नीचे बताया करिए कोई भी कमी हो, अच्छाई हो। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।